हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर अभी तक हमारे कई वीडियो जा चुके हैं। मैंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हमारा चल रहा था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मैंने आपका टेस्ट भी लेना स्टार्ट कर दिया है। अब लगभग मुझे लगता है जैसे जैसे समय मिलेगा तो एक नहीं दो वीडियो आया करेंगे। मैं इसे जल्दी इस सिलेबस को जल्दी समाप्त करने की फिराक में हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस लगभग पूरा ऑनलाइन ही कवर करूँगा। इसके बाद मैं हिंदी स्टार्ट करने की फिराक में हूँ। हिंदी स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद में हिंदी के बाद साथ साथ एक सब्जेक्ट, अगर रब ने चाहा तो एक सब्जेक्ट और चलने वाला है, उसका नाम होगा इकोनॉमिक्स। उसे समझने के पश्चात आप अपनी देश दुनिया समझना स्टार्ट कर देंगे, यानी अपने देश को अच्छी तरह समझना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके बिना सभी सब्जेक्ट अधूरे हैं। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए कि आप सरकार पैसा कहाँ से कमाती है, आपसे ही पैसा कमाती है और आपके ऊपर खर्च कर देती है। ये हम जानेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जानेंगे। और हिंदी के अंदर भी पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी वर्तनी साफ हो सके, यानी जो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं उसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट यानी सुधार आ सके। ये जानने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ हिंदी में। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह अलग अलग महत्व होता है। और आप मेरे साथ अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद समझा रहा हूँ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हमने आपको बताया, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमने पिछले यानी कल के अध्याय में हमने लगभग मुझे लगता है हमने कुछ प्रमुख संस्थाओं की चर्चा की थी। जितना मैंने करा है इतना ही सफिशिएंट होगा, उससे बाहर कोई पर्सन नहीं जाएगा। मैं पर्सन साथ साथ आपके साथ स्टडी कर चल रहा हूँ, है ना। मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो टेस्ट के अंतर्गत जो जिस तरह के पर्सन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैं पर्सन को एनालाइज भी करता हूँ। पर्सन पूछे जा सकते हैं। मेरा दावा है, दावा क्या मानना है, मेरी गारंटी है, पर्सन आपका कोई सा भी पेपर हो इससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैं फैक्ट बताऊँगा वही काम के होंगे, उससे ज़्यादा फैक्ट आपको रटने भी नहीं है। इसलिए आज मैं आपको कुछ जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कुछ प्रमुख पुस्तकें और कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देश दुनिया तक पहुंचाया गया, है ना। तो वे कौन सी पुस्तक थी, कौन से समाचार पत्र थे, आज आपको लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ उन समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी समाचार पत्र सूचना का माध्यम होता है। सूचना का माध्यम यानी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन के जरिए हम एक बात को यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है क्या, जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। आज की दुनिया अलग है, उस समय की दुनिया कोई और हुआ करती थी। उस समय साप्ताहिक समाचार पत्र या वार्षिक समाचार पत्र या फिर मंथली समाचार पत्र आया करते थे। उन्हीं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। जो सूचनाएं मिलती थी, एक स्थान से सूचनाएं दूसरे स्थान पर पहुंचना काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इन समाचार पत्रों ने या कुछ पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुरांतिकारी राष्ट्रवाद या ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए जानते हैं इन्होंने क्या योगदान दिया। कुछ प्रमुख लेखकों के नाम और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या समाचार भी पत्र भी कह सकते हैं। तो मैं आपको नाम लिखाऊंगा, आप कॉपी में हेडिंग इस तरह बनाएंगे। इन्हें लेकर पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे लगता है इनकी चर्चाएं करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं किसकी, तो प्रमुख समाचार पत्र। हेडिंग बनाएंगे आप, कॉपी में हेडिंग बनाएंगे प्रमुख समाचार पत्र। प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र, कुछ समाचार पत्र में साथ साथ चर्चा करके चलूंगा। प्रमुख समाचार पत्र या पुस्तक एवं पुस्तक भी कह सकते हैं, एवं पुस्तक हेडिंग बनाइए इस तरह दो बॉक्स बनाइए। इस तरह आप दो बॉक्स बनाइए, इस साइड लिखिए प्रमुख समाचार पत्र या फिर पुस्तक। समाचार पत्र हो गए तो समाचार पत्र या फिर कह सकते हैं पुस्तक का नाम इधर लिखेंगे आप लेखक का नाम। इनके नाम पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। जब आप कोई पर्सन आपने कोई टेस्ट दिया हो या देने वाले हो या कोई टेस्ट दे रहे हो आप मॉडर्न हिस्ट्री का, उन्हें देखिएगा कि किस तरह पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के नाम पूछे गए हैं। मैं वहीं जहाँ कोई घटना होगी उससे संबंधित जो पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं टेस्ट के साथ जो टेस्ट आपका ले रहा हूँ उसमें भी आपके साथ साथ चर्चाएँ कर रहा हूँ। इसलिए आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो बात करते हैं नंबर एक आपको नाम रखना है। जिस पुस्तक का आपको नाम लिखना है उसका नाम था पावेर दाखी। ये लिखी गई थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय
शब्दावली में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास हिस्ट्री की कोई बुक होगी आप उस बुक का भी यूज़ कर सकते हैं इन बुकों का नाम अच्छे तरीके से लिखने के लिए। लेकिन जो मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा वही सफिशिएंट होगा, है ना। उस पर विश्वास रखकर आप उसे पढ़ते जाइएगा, पेपर में उससे सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इतनी पुस्तकों के नाम लिखवा दूंगा, है ना। अगर आप तैयारी बड़े लेवल की कर रहे हैं तो आपको दिमाग भी थोड़ा बड़ा करना होगा, अपने दिमाग का दायरा थोड़ा खोलना होगा, है ना। इसलिए आप एक बार बुक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बुक हो तो। नंबर 2, ये नंबर जो दूसरे नंबर की मैं आपको पुस्तक बताने वाला हूँ। नंबर 2 जो हमारी पुस्तक रही वंदे मातरम। वंदे मातरम ये हमारा समाचार पत्र था, ये पुस्तक नहीं समाचार पत्र था, इसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। वंदे मातरम जो समाचार पत्र था वो किसके माध्यम से निकाला गया था, है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाँ ऐसे लिख सकते हैं वंदे मातरम। इसका नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये पेरिस में चला गया था, पेरिस में, है ना। इसके अंदर 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, एक थी मैडम भीकाजी कामा, नाम याद रखना है, भूलना नहीं। मेंस के जो पेपर, मेंस की जो आंसर राइटिंग कराऊंगा उसमें लिखना है, काम आएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा निकाला गया था, इधर लिखिए मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, भीका जी कामा एवं अरविंद घोष, एवं अरविंद घोष, अरविंद घोष। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री को सिर्फ एक ही बार पढ़ना होगा। हिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं ताकि वहाँ से फैक्ट निकाले जा सके, अपने तथ्य को, वर्तमान को सुधारा जा सके, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में रिफॉर्म किया जा सकते, इसलिए हमें हिस्ट्री की जरूरत होती है। इसलिए हम आधुनिक भारत का इतिहास या हम जितने भी हिस्ट्री को कवरअप करते हैं ताकि हम वर्तमान को सुधार सके, ऐसा मानना है एक राइटर का, वो राइटर में ही हूँ, समझे। चलिए बात करते हैं किसकी, ये निकाला गया था पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ, पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ, फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। नंबर 2, नंबर 3 था हमारा, नंबर 3 जो निकाला गया था उसका नाम था युगांतर। नंबर 3 जो निकाला गया उसका नाम क्या था, युगांतर। ये निकाला गया था भूपेंद्र नाथ। अब मैं नाम लिखाऊंगा आपको, आपको लिखते जाना है, नाम लिखिए। इधर लिखिए युगांतर, इधर साइड में लिखिए नंबर 3 लिखिए भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र घोष, ये आपने लिख लिया होगा इधर, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र घोष। नंबर 4 जाइए, नंबर 4 लिखिए, इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं जाएगा। जो युगांतर वाला है इसको स्टार बनाइए, जो युगांतर वाला आपने लिखा है इसको स्टार बनाइए। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, यही पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा। नाम याद रखना है आपको, किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये समाचार पत्र निकाला गया था, ये समाचार पत्र था, है ना। ये क्रांतिकारी समाचार पत्र थे, इनके माध्यम से जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद इतना खतरनाक था, इन्होंने किस तरह देश दुनिया के अंदर, यानी अंग्रेजों के अंदर, यूरोपियन के अंदर किस तरह खौफ पैदा कर दिया कि यूरोपियन किस तरह भारत के अंदर आने से डरने लगे थे। इसका इस घटना का एक जिक्र किसी एक साम्राज्यवादी इतिहासकार ने अपने शब्दों में बयां किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं किसकी, हाँ एक और नंबर 4 का, उसका नाम था जमींदार। ये हमारा, ये भी अखबार था एक, जमींदार। ये लिखा गया था सिराजुद्दीन के द्वारा, सिराजुद्दीन के द्वारा। नंबर 5 जमींदार वाले को स्टार बनाइए, नंबर 5 था इंडियन एसोसिएशन। नंबर 5 लिखिए, इस साइड लिखिए इंडियन एसोसिएशन, ये हमारा समाचार पत्र था इंडियन एसोसिएशन। ये लिखा गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन के अंदर। लंदन, उसके बाद ये पेरिस तक चला गया, पेरिस तक, लंदन से लेकर पेरिस तक ये अखबार चलता था, अखबार इंडियन एसोसिएशन। चलिए लिख लिया होगा आपने, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन एसोसिएशन श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद लिखिए बंदी जीवन, क्या लिखना है आपने लिखना है बंदी जीवन। इधर लिखिए सचिंद्रनाथ संथाल, ये क्रांतिकारी, सचिंद्रनाथ जो संथाल थे, इन्हें बोलते थे ये क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबिल थी, जो बंदी जीवन बनाया गया था ना। बंदी जीवन बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे द्वारा पढ़ी गई है, मैंने एक बार पढ़ी थी, हाँ शायद पढ़ी थी मैंने। बंदी जीवन के अंतर्गत क्रांतिकारियों को पूरा इतिहास दिया गया है। इसे ना क्रांतिकारी की बाइबिल भी कहते हैं, क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहते हैं। जो बंदी जीवन थी, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों की बाइबिल कौन सी पुस्तक को कहा जाता है, तो बंदी जीवन को, यानी पूरा क्रांतिकारियों का। मुझे अफसोस होता है कि क्रांतिकारियों का जो इतिहास था, ना तो वो कांग्रेसियों ने लिखा, ना तो कांग्रेस के द्वारा लिखा गया है, ना वो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया, इसे वहीं का वहीं हाइड कर दिया गया। इस बात का हमें खेद है,
है ना। अगर आज के बाद आप कभी इतिहासकार बनते हैं तो मुझे लगता है आपको साम्राज्यवाद जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसे जागृत कर यानी समाज में एक नई प्रेरणा देनी चाहिए। पता चलना चाहिए आपको कि हिंसा के द्वारा भी देश को आज़ाद कराया जा सकता है। वो हिंसा नहीं पड़ती हिंसा थी कि किसके द्वारा देश को आज़ाद किया। मैं अपना फैक्ट जोड़ रहा हूँ इसके अंतर्गत, इसे लिखिएगा मत, अपने फैक्ट जोड़ रहा हूँ, समझे, ताकि मैं इससे क्या सीखता हूँ। तो मैंने ऐसा पाया कि हिस्ट्री को एनालाइज करते करते मैंने ऐसा पाया कि जो साम्राज्यवादियों का इतिहासकार था, इतनी बड़ी प्रेरणा छिपी हुई थी इसके अंतर्गत। अगर ये चाहते तो समाज को एक नई दिशा दे सकते थे, लेकिन क्या किया गया, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे साम्राज्यवादी इतिहासकार हो, या कोई सा भी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, है ना, किसी के भी द्वारा जो क्रांतिकारी थे उनका इतिहास परमानेंट के लिए दबा दिया गया, और जिसकी पुस्तकें भी प्रचलित हुई और उन्हें भी दबा दिया गया, या उन्हें जेल कर दी गई, या उन पर देशद्रोह का मुकदमा 1860 की IPC की धारा 124 के तहत देशद्रोह का मुकदमा चला गया इतिहासकारों पर भी, है ना। ये ऐसा हुआ इनके साथ। चलिए बात करते हैं किसकी, हाँ, बंदी जी में लिख लिया होगा आपने, इधर लिखे भवानी मंदिर, पुस्तक का नाम भवानी मंदिर, लिखी गई थी वरिंद्र घोष के द्वारा। भवानी मंदिर इधर लिखिए वरिंद्र घोष के द्वारा। उसके बाद लिखिए कर्म भोगनी सर सुंदरलाल के द्वारा। कर्म भोगनी सर सुंदरलाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। वर्तमान रणनीति ये लिखी गई वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। वर्तमान रणनीति ये लिखी गई वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। उसके बाद कुंभी इस्लाहा ये लिखी गई नंद गोपाल के द्वारा। कुंभी इस्लाहा वो लिखी गई नंद गोपाल के द्वारा। इधर आ जाओ, सर्कुलर ए आज़ादी ये लिखी गई रामनाथ पुरी, सैन फ्रांसिस्को के अंदर रहने वाले थे, है ना। ये सर्कुलर ए आज़ादी ये लिखी गई रामनाथ पुरी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को के अंदर। फिर हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास ये लिखी गई तारकनाथ दास के द्वारा। तारकनाथ दास फिर हिंदुस्तान, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरित किया गया। किस तरह इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी चरण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ, ये इन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणा तो कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती है। यानी अगर ये सूचनाएं ना मिलती तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का इतना विस्तार ना होता। आप देखेंगे अब कि क्रांतिकारी इन समाचार पत्र और पुस्तकों के माध्यम से किस तरह लोगों ने पढ़ाई ने इन जो आपने, चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक इतिहासकार थे हमारे मार्क्सवादी, वे मार्क्सवादी हमेशा वे कहते हैं कि वे मार्क्सवादी जो पूंजीवाद होता है ना, पूंजीवाद, ये पूंजीवाद का हमेशा कट्टर विरोधी रहते हैं। कट्टर विरोधी कहते हैं कि समाज के अंदर ना ये पूंजीवाद ना पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके पास इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब सबके पास बराबर की जमीन हो, बराबर का खाना हो, बराबर का घर हो, बराबर की गाड़ी हो। ये सोच होती है मार्क्सवादी सोच, इसे बोलते हैं मार्क्सवादी सोच, है ना। मार्क्सवादी सोच एक हो समाजवादी सोच। मार्क्सवादी सोच हिंसा को प्रेरित करती है। जो हमारी क्रांतिकारी हुआ करते थे ना, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच थी ना वो मार्क्सवादी सोच थी, है ना। वो भी हिंसा को प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी जो मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स समाजवाद की ऐसी परिभाषा देते हैं कि समाज जो हमारा जो समाज है ना उसके अंदर तो पूरी तरह एक तबके को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। वो कौन सा था, पूंजीवाद। कौन सा था वो, पूंजीवाद को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जो ये कार्ल मार्क्स की परिभाषा थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत भी साबित होती है। क्यों? अगर आप कभी भी किसी भी समाज के अंदर अगर मैं हूँ, है ना, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो एक बात तो मेरा तो लेवल हमेशा ऊपर जाना चाहिए। तो समाज के अंदर कंपटीशन भी बंद हो जाएगा। समाज के अंदर जो होगा वो कंपटीशन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मैं अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा लेवल ऊपर जाना चाहिए, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होगी। लेकिन जो कार्ल मार्क्स वे इसकी कटु आलोचना ही करते हैं, है ना। वे कहते हैं कि यहाँ सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आप किसी भी समाज में रहते हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, है ना। तो ये जो क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारी इनका एक ही मानना था कि जो क्रांतिकारी थे इनकी विचार कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से मिलते हैं, है ना। अगर हम इस इतिहास के तथ्यों को टटोलने की कोशिश करो, ये मैं अपना ज्ञान जोड़ रहा हूँ इसमें, है ना। आप लिख भी सकते हैं सर। ये थी बात सब कुछ समाचार पत्र और पुस्तकों की। लेकिन अब कुछ घटनाओं की चर्चा करने वाले आप मेरे साथ कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारियों ने किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आंदोलन को फैलाया, यानी किस तरह जागृत किया। सबसे पहले उन्होंने जो संगठन बनाया, संस्थाएं बनाई, वो कहाँ बनाई, दूसरे नंबर पर संस्थाएं कहाँ बनाई, फिर तीसरे नंबर पर कहाँ बनाई, और किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलते चले गए। अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, कहाँ नहीं गए क्रांतिकारी। प्रत्येक जगह उनके संगठन थे। जापान हो चाहे, है ना, चाहे रूस हो हमारा। कॉपी मैडिंग बनाओ। विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं, कॉपी मैडिंग बनाओ। विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं,
हेडिंग बनाए सब बच्चे कॉपी में, विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं। सब बच्चे हेडिंग बनाएंगे विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं। चलिए कुछ घटनाओं की जिक्र करूंगा, है ना। अमूमन ऐसा होगा अगर आप देखोगे कोई अच्छी बुक पढ़ोगे नहीं मिलने वाला, जितना मैं समझाऊंगा नहीं मिलने वाला, किसी बुक में देख लेना, है ना। मैं काफ़ी स्टडी और रिसर्च करके लेकर आता हूँ आपके सामने, है ना। पहले कई बार स्टडी करा चुका हूँ, पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, है ना। तो उसके बाद कई बार स्टडी करो, लेकिन ये लेवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक लेवल ऊपर है ना। देखा आपके साथ साथ कोई भी चीज़ एनालाइज करता हूँ पूरी तरह। पेपर पर्सन में आते ही नहीं, जो फैक्ट जो आप देखते हो ना, वे पर्सन आएंगे नहीं। अब उनका समय चला गया, वे जो पर्सन आप देख रहे थे ना, वे पर्सन अब नहीं आएंगे, उनका समय चला गया। समय बदलता है, पर्सनों की प्रगति बदलती है लगातार। पेपर बदले, है ना। ये मेरा पुराना डायलॉग है, जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा पर्सनों की प्रगति लगातार बदलती रहेगी और हमारा जैसा मॉडल आपके सामने उपस्थित होता रहेगा, नए नए क्वेश्चनों की प्रगति लेकर और पढ़ाने के नए नए स्टाइल को लेकर, है ना। अगर यहाँ कर नोटंकीबाजी करने से क्या फ़ायदा, है ना। मैं क्या मजाक करूँ यहाँ कर, आप खुद ही सोचिए, क्या मजाक करने से क्या कोई फ़ायदा होगा यहाँ से? तो यहाँ सर्कस चल रहा है। चलिए तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या आप ऐसे कह सकते हैं विदेशों में यानी ये वैश्विक स्तर पर, ये विदेशों में वैश्विक स्तर पर किस तरह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जागृत हुआ या उत्प्रेरित हुआ। चलिए विदेशों में हेडिंग बनानी होगी आपने, विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं, विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं। नंबर ए बनाऊं या एक हेडिंग बनाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ए, आपको एक घटना बताता हूँ, लंदन की घटना बताऊंगा। ध्यान से सुनना सब बच्चे अच्छे तरीके से। लंदन की घटना बताऊंगा। लंदन के अंदर एक संगठन बनाया गया था। सबसे पहले लंदन में क्यों बनाया संगठन? लंदन मतलब ब्रिटेन मतलब अंग्रेज मतलब इंग्लैंड मतलब लोकतंत्र मतलब राजनीतिक माहौल, है यानी इंग्लैंड और लंदन ब्रिटेन एक ऐसी जगह थी जहाँ राजनीतिक माहौल खुला हुआ था। ऐसा नहीं है था कि आप वहाँ जाओ कि वहाँ को आप लात मार कर भगा देंगे आपको, नहीं। वे एक्सेप्ट करते थे किसी राजनीतिक संगठन को, है ना। लेकिन कोई भी राजनीतिक संगठन वहाँ जाएगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा, कोई संस्था बनाने की कोशिश कर रहा होगा, सबको आज़ादी थी। ब्रिटेन वो देश है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, है ना। ब्रिटेन वो देश है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, है ना। वो देश है ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली वहीं से चली आई। पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला देश है कौन? ब्रिटेन, लंदन, है ना। तो वहाँ राजनीतिक मूल खुला हुआ था, तो वहाँ संगठन बनाना। अब बताओ क्रांतिकारियों की कितनी बड़ी हिम्मत हुई, है ना। हालांकि इन्हें फांसी भी लगी वहाँ जाकर, बाद में जाकर उन्हें फांसी भी दी गई, लेकिन ये हंसते हंसते फांसी भी चले गए। मदन लाल ढींगरा को भूलना मत, मदन लाल ढींगरा, है ना। हंसते हंसते फसूली पे चढ़ गए, कहने लगे पैदा होंगे तो भारत माँ के अंदर पैदा होंगे। ऐसी देशभक्ति आजकल कहाँ देखने को मिलेगी, है ना। ऐसे उदाहरण छिपे हुए। चलिए तो बात करते हैं किसकी आज? लंदन की। आखिर लंदन में क्यों? लंदन के अंदर क्या था? राजनीतिक माहौल खुला हुआ था, इसलिए लंदन के अंदर ही संगठन बनाया। जो क्रांति थे ना, वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले लंदन की क्यों चुना? जो लंदन की उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? लंदन की इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि लंदन के अंदर राजनीतिक माहौल खुला हुआ था। राजनीतिक माहौल खुला था, ऐसा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आज की बात आपसे यूँ पूछे कि जो क्रांतिकारी सबसे पहले लंदन में क्यों गए? लंदन में इसलिए चले गए क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे पहले राजनीतिक माहौल खुला हुआ था। तो वहाँ के जो लोग हुआ करते थे ना, वहाँ संसदीय प्रणाली वहीं की थी, है ना। तो राजनीतिक सत्ता को, जो राजनीतिक संगठन हुआ करते थे, उन्हें सपोर्ट किया करते थे, है ना। जो भी संगठन बनाने की पूरी आज़ादी थी। ये कहीं तक कहाँ से सीखा है? ये वहीं से तो सीखा है। भले ही वहाँ राजतंत्र था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं राजतंत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं संवैधानिक स्तर दिखाई देता था। जो संविधान थी ना, जो संविधानता थी या राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पिलर दिखाई देते थे, है ना। ये कह सकते हैं राजनीतिक माहौल खुला हुआ था कहाँ? लंदन के अंदर, इसलिए उन्होंने वहीं संगठन बनाया। यहां जो सबसे पहले संगठन बनाया, श्याम जी कृष्ण वर्मा, नाम मत भूलना, इनका नाम कई बार पूछा गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, नाम मत भूलना। इनके द्वारा
यहाँ के समाजवादी नेता थे, एक समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, इनका नाम बताता हूँ आपको, हिडमैन। कौन थे? हिडमैन, 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 हिडमैन के सुझावों से, हिडमैन के सुझावों से, ये सुझावों से, हिडमैन के सुझावों से इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिस संगठन बनाया है, जो संगठन लंदन के अंदर बनाया गया था उसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब बताओ ऐसा संगठन जो भारत के लिए काम करता है और लंदन के जाकर अंदर जाकर बनाना, कितनी हिम्मत रही होगी, कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे, कितना दिल लगते होंगे। इन्हें पता था इनका अंजाम क्या होगा, अंतिम इनका अंजाम क्या होने वाला। सुझावों से इंडियन, INDIN, इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम हिंदी में लिख सकते हैं आप, होम रूल सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये बात है सन 1905 की, 1905 की, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अब देखो क्रांतिकारियों के अंदर कितना दम था, है ना। 1905 में लंदन में की थी। कहाँ? लंदन में। क्या? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, लंदन में की थी। लिखने के काम आएंगे जो मेंस का पेपर होगा। लेकिन ये प्री का जो पेपर हो ना, प्री का पेपर है ना, छोटे छोटे फैक्ट हो, ये सारे यहीं से पूछे गए। है सीधा पूछ लगा इंडियन होम रूल सोसाइटी किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों से संबंधित है, पता होना चाहिए आपको। एग्जाम जैसा होगा ऐसा प्रश्न होगा आपका, समझे। उसके बाद यहां इन्होंने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट, समाचार पत्र निकाला था, याद रखना, इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन INDIN, इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र निकाला, समाचार पत्र निकाला किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र निकाला गया, समाचार पत्र निकाला गया। चलिए, एक संस्था भी खोली गई, यहाँ एक संस्था भी खोली गई इनके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये संस्था खोली गई, उसका नाम था इंडियन हाउस नामक संस्था खोली गई, इंडियन हाउस HOUSE संस्था खोली गई। किसके प्रयासों से? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम भूलना मत। लंदन, कहाँ? लंदन के अंदर। कब? 1905 में। किसके प्रयास, किसकी सहायता से? समाजवादी नेता हिडमैन की सहायता से, है ना। कौन सी सोसाइटी बनाई गई थी? कौन सा संगठन था? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये फैक्ट कुछ याद रखने आपको। लंदन में क्यों? लंदन के अंदर क्यों? लंदन के अंदर इसलिए क्योंकि वहाँ राजनीतिक मूल सक्रिय था, है ना, ऐसा ये कह सकते हैं। संस्था खोली गई। चलिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा भी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे, कुछ और भी क्रांतिकारी नेता थे, उनका नाम आपको बताता हूँ। है ये पूछा जा सकता कि जब लंदन के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी, वहाँ कौन कौन उपस्थित था, उसके अंतर्गत कौन कौन सक्रिय था, कौन कौन सक्रिय नहीं था, है ना। तो एक नाम लिखना याद, आप नाम लिखना, मैडम भिकाजी कामा। मैडम, इनका नाम मत भूलना, मैडम भिकाजी कामा, भिकाजी कामा, कोमा। उसके बाद रेखाजी कामा, रेखाजी कामा, रेखाजी कामा, रेखाजी कामा। उसके बाद एक और आएगा, उसका नाम था DD सावरकर, DD सावरकर, DD सावरकर, DD सावरकर, यह है हमारे DD सावरकर। चलिए बात करते हैं अब और क्या। देखो कितनी बातें, कितने फैक्ट बताए, इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ अगर इतिहास से अगर कुछ सीखने को मिल सकता है। देखो जो हमारे ये हमारे क्रांतिकारी तो इन्होंने किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन के अंदर गए, वहाँ सोसाइटी बनाई और किस तरह उन्होंने समाचार पत्र निकाले और किस तरह अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाई और किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ये पता होना चाहिए जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण चल रहा था 1907 के बाद, तो ये भी पता होना चाहिए कांग्रेस का क्या हाल हो रहा था।
आपको सोचना चाहिए कांग्रेस का क्या हाल होगा, वो बाद में चर्चा करूंगा आपको। अधिवेशनों का लगभग शून्यता की स्थिति, यानी कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी। लेकिन एक हीरो आने वाला था, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था, एक हीरो आने वाला था, उसका नाम था महात्मा गांधी। आएंगे, जरूर आएंगे। उन्नीस सौ 7 का समय था। एक इंटरेस्टिंग कहानी और बताता हूँ। 1907 का समय था। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुना? गोपाल कृष्ण गोखले 1885 से लेकर 1905 का समय पढ़ा था। उसके अंदर एक गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। ये उदारवादी नेता ना वहाँ चले आए लंदन के अंदर चले आए। इन्हें नहीं पता था कि वहाँ की क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी, तो क्रांतिकारियों की बैठक के लिए इन्हें इन्वाइट किया गया। ये तो उदारवादी नेता थे, ये क्रांतिकारियों में कैसे इंक्लूड हो जाते? तो क्या हुआ, क्रांतिकारियों के अंदर कैसे इंक्लूड हो जाते? तो खैर क्या हुआ, इन्हें ना जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इन्हें इनवाइट किया गया। और जैसे इन्हें इनवाइट किया गया ना गोपाल कृष्ण गोखले को, ये आए नहीं, इन्होंने आनाकानी कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा होंगे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, इन्होंने मारने का पूरा प्लान बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले को। हालांकि बाद में जाकर क्या हुआ तो पता चला कि जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे इनका संबंध कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक से था। ये जानते थे बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयास है ना, इन जो मारने का प्लान बनाया गया था ना, इनकी हत्या का प्लान बनाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले की। किताबों में नहीं मिलने वाला था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले की हत्या प्लान बनाया गया, तो उसकी जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी प्रयासों से टाल दिया गया। इनकी जान बची तो लाखों पाए, ठीक है, वरना घर लौट कर आए। चलिए आप लिख सकते हैं यहाँ एक घटना जिक्र करना 1907 से लेकर क्यों गए थे, चाहे वहाँ क्यों गए थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मनाया जा रहा था, उसे मनाने के लिए लंदन चले गए थे। 1907 में स्वर्ण जयंती इंग्लैंड में मनाई जाती है। 1907 में 1857 की स्वर्ण जयंती कहाँ? इंग्लैंड के अंदर मनाई जा रही थी। जो कौन गए थे यहाँ? गोपाल कृष्ण गोखले कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए कैसे नेता थे? उदारवादी नेता। इतने फैक्ट पता होने चाहिए आपको। देखो इतने फैक्ट पता होंगे तो ही काम होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना ही पड़ेगा इतना। जब आप 2 बार 3 बार रिपीट कर दोगे ना हिस्ट्री को, 2 बार सामने रखो मोबाइल, है ना, पीछे से 2 वीडियो, एक वीडियो रोज देखना चाहिए पीछे से स्टार्टिंग करके, है ना। स्टार्टिंग से वीडियो डेली देखना चाहिए, एक वीडियो रोज, है ना। चाहे आपको आता भी हो या नहीं आता हो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पक्का होना चाहिए, हाथों पर होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। कोई सी भी घटना का कहीं से भी जिक्र कर लो, पर्सन बार रिपीट, स्टडी बार रिवाइज, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में से कुछ भी पूछ लो, ऐसा होना चाहिए, हाथों पर होना चाहिए सब। फिर देखना एग्जाम हॉल में क्या कमाल होने वाला। और क्या हुआ लंदन के अंदर? क्या हुआ? 1908 का समय था। 1908 के समय में जो मदन लाल ढींगरा ने करजन नहीं आता, करजन वाली बदनाम ब्रिटिश अधिकारी था, है ना, करजन वाली की हत्या कर दी। अब बताओ ब्रिटिश अधिकारी को हत्या कर दी, क्या होने वाला? तो लंदन वासी थे ना, उन्होंने समझना स्टार्ट कर दिया ये इंडियन होम रूल सोसाइटी ना, ये ब्रिटेन के लिए, है ना, ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी। तो इनके ऊपर ना जो लंदन थे यानी ब्रिटिश थे, उन्होंने दबाव बनाया तो इन्हें तो छोड़ के जाना पड़ता था। तो जो क्रांतिकारी थे ये कहीं और ट्रांसफर हो जाते थे, है ना। ये चटमंगनी पट ब्याह करते थे और यहाँ से निकल जाते थे। अब ये निकलने यहाँ तक, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये ब्रिटेन के अंदर रहे, 2-3 साल तक जब तक लंदन ब्रिटेन के अंदर रहे, तब तक इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के अंदर खौफ तो पैदा कर दिया था, पक्का कर दिया था, है ना। कुछ तो होने वाला था। देखो क्या होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बताओ ऐसे काम कर रहे, हत्या कर रहे क्रांतिकारी, कितना दम रहा होगा उनके अंदर, अंदाजा लगाओ।
बात करने वाले अब ये पता कहाँ चले जाने वाले, अब ये बात ये चले जाएंगे फ्रांस में। अब आप कहोगे सर फ्रांस में क्यों चले गए हैं, फ्रांस में इसलिए चले गए, इसी समय क्या हुआ था, इसी समय था 1914 का। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में ना जो लंदन था, एक तो लंदन था, तो लंदन अलग और फ्रांस अलग हो गया था। तो लंदन को छोड़ के कहाँ चले गए, फ्रांस के अंदर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमे बटे हुए थे, तो कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश एक तरफ थे। लंदन जिसके पक्ष में था ना, लंदन विपक्ष में हो गया, और जो भारतीय जो ये हमारे क्रांतिकारी थे, ये ब्रिटेन को छोड़कर, लंदन को छोड़कर कहाँ चले आए, फ्रांस के अंदर, वो भी कहाँ, पेरिस के अंदर चले आए। चलिए अब बात करते फ्रांस की। हेडिंग बनाओ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी बताओ। फ्रांस की राजधानी पेरिस। कौन सी नदी के तट पर, भूल जाओ, जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे। फ्रांस की राजधानी क्या थी, पेरिस। पेरिस के अंदर इन्होंने संगठन बनाया, पेरिस के अंदर संगठन बनाया इन्होंने, किन्होंने, क्रांतिकारियों ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा, नाम मत भूलना, श्याम, देखो कितनी बार नाम आया इनका, है ना, इसका मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा होंगे, समाजवादी नेता हो गए, समाजवादी नेता, उनका नाम था जैसे रेखाजी कामा, कोमा, मैडम भीखाजी कामा, और बताता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले याद रखना, जो मैडम भीखाजी कामा थी ना, इनके द्वारा पेरिस के अंदर एक समाचार पत्र निकाला गया था, उसका नाम था वंदे मातरम। थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था, वंदे मातरम। अब बताओ वहाँ जाकर ऐसे अखबार निकाले पेरिस के अंदर, तो क्या हाल होने वाला। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा पेरिस के अंदर जाकर वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला गया। लिख लेना पूरा, पेरिस के अंदर वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला गया, और उसके माध्यम से सूचनाएं दी जाती थी। जो भी काम करने वाले हुआ करते थे, कुछ भी सीखते थे, सब टेक्निक थे इनके पास, बम बनाने नहीं आता था, सब आता था, गोला बारूद बंदूक सब हथियार औजार सब बनाना आता था ना, सब सीख लिया था। ऐसा संगठन नहीं हुआ करता था। भगत सिंह का संगठन इतना छोटा संगठन समझ रहे थे तुम, बड़ा संगठन था वो, सब तकनीक थी उनके पास। चलिए वंदे मातरम निकाल लिया। एक नाम मिलता है स्टुगार्ड ने जर्मनी में कांग्रेसी झंडा फहराया। देखो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। स्टुगार्ड ये व्यक्ति का नाम है। स्टुगार्ड ने जर्मनी में कांग्रेसी झंडा फहराया। बताओ, कांग्रेसी झंडा फहराया। चलिए एक नाम मिलता है पीएन दत्त का, पीएन दत्त। ये पीएन दत्त ना फ्रांसीसी नेता को शामिल होकर फ्रांसीसी सेना में शामिल होकर युद्ध की बारीकियों को समझा। पीएन दत्त थे, इन्होंने क्या किया, युद्ध कैसे होते हैं, है ना, युद्ध की बारीकियों, गोला बारूद बंदूक सब बनाना सीख लिया। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी, है ना। उसके अंदर सेना के अंदर शामिल हुए, पीएन दत्त का नाम, सेना के अंदर शामिल हुए, भर्ती हुए, फौजों भर्ती हुए, इस तरह आर्मी भर्ती हो जाते हैं ना, इस तरह भर्ती हुए। और जैसे भर्ती हुए उनके अंदर युद्ध जो किस तरह होते हैं, युद्ध की बारीकियों को पूरी तरह समझ लिया। और उन्होंने कहाँ अप्लाई किया, क्रांति करने के लिए, है ना, क्रांति करने के लिए उन्होंने उत्प्रेरित किया लोगों को। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना ये क्रांतिकारी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को कौन भूल जाएगा, भगत सिंह को कौन भूलने वाला, ये बताओ कौन भूलने वाला। जो भूलने वाला वो देशभक्ति नहीं है। देखो पीएन दत्त फ्रांसीसी सेना में शामिल होकर युद्ध की बारीकियों को समझा। हेडिंग बनाओ जर्मनी।
अभी जर्मनी में क्यों चलाए? क्या हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना 1914 के समय, तो जो फ्रांस और ब्रिटेन थे ना, फ्रांस और ब्रिटेन यानी फ्रांस और लंदन एक साथ एक खेमे में चले गए थे, और जो जर्मनी था वो अलग खेमे में चला गया था, है ना। तो फिर इन्होंने सोचा क्या किया कि फ्रांस के ऊपर तो राजनीतिक दबाव भी बनने वाला था, यानी एक सोसाइटी पर राजनीतिक दबाव भी बनने वाला था। तो क्या किया, ये छोड़कर पता कहाँ चले आए, ये चले आए जर्मनी के अंदर, है ना। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह खूब फैलाते फिर रहे थे। चलिए अब ये कहाँ चले आए, अब ये चले आए किसके अंदर, जर्मनी के अंदर। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ जर्मनी, चलिए हेडिंग बनाओ कॉपी में जर्मनी। नंबर 3 जर्मनी। जर्मनी के अंदर जिसका नाम मिलता ना उसका नाम लिखो भूपेंद्र नाथ दत्त, नाम लिखो भूपेंद्र नाथ दत्त, चंपक रमन पिल्ले। देखो नाम भूपेंद्र नाथ दत्त, एक तो भूपेंद्र नाथ दत्त, एक का नाम पिल्ले, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, चंपक 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 रमन पिल्ले। चलिए और रामचंद्र पेशावरी, नाम लिखना पूरा, रामचंद्र पेशावरी। जर्मनी में भारतीयों की संख्या कम थी, हाँ ये तो बात पक्की है ना। भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, चंपक रमन पिल्ले हो गए। और समस्या क्या थी, जर्मनी के अंदर भारतीयों की संख्या कम थी, जर्मनी हुआ करता ना उसके अंदर भारतीयों की संख्या कम थी। इसी संगठन जो संस्थाएं थे ना क्रांतिकारी, ये इतना जो एग्रेसिव और एक्टिव नहीं हुए जितना कि लंदन और ब्रिटेन के अंदर, लंदन और फ्रांस के अंदर हुए थे। चलिए अब ये पता कहाँ जा पहुंचे, अमेरिका। आपको तो पता ही है अमेरिका क्या हुआ करता था, है ना। कुछ दिन पहले मैं आर्टिकल पढ़ा था एक, है नहीं, पहले लोगों का सपना हुआ करता था कि अमेरिका जाएं, बस पहले लोगों का, आज से कुछ दिन पहले सपना हुआ करता था, लेकिन पहले अमेरिका जाए सोच थी उनकी। राजनीतिक माहौल है ना, जो हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार देखते हो ना आप, 6 मौलिक अधिकार, 6-7 मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ थे संविधान के अंदर इंक्लूसिव, वे सारे के सारे मौलिक अधिकार अमेरिका से ले गए। अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हो गया था, हमारे तो काफ़ी साल पहले आज़ाद हो गया था अमेरिका। उनके पास डेमोक्रेसी में आज सर्वोच्च है अमेरिका, है ना। इन इंसानों को घूमने की फिरने की आज़ादी, लेकिन वहाँ के लोन ऑर्डर होगा ना उसे मेंटेन करना होगा, वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, आप वहाँ जा सकते हैं, आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज़ादी अमेरिका के अंदर, ऐसा हुआ करता था। यह आया कुछ दिन पहले अखबार आर्टिकल में, है ना। अखबार एक आर्टिकल था, उसके अंदर पढ़ रहा था मैं, वहाँ भी गदर पार्टी की बात की गई थी, हिंदू को पढ़ रहा था ना, इंडियन एक्सप्रेस का, हाँ इंडियन एक्सप्रेस का अखबार पढ़ रहा था मैं, इंग्लिश का था वो अखबार। उसके अंदर बताया गया अमेरिका जाने का लोगों को सपना हो गया था, एक समय ऐसा था, और आज ऐसा सपना हो गया। 2008 की मंदी के बाद ना इतना बड़ा संरक्षणवाद आया, जब तक ट्रंप अंकल जैसे साहब इसके अंदर कहता है ना, इसके अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो क्या हुआ, संरक्षणवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। संरक्षणवाद का ये मतलब वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, कभी IR पढ़ाने का मौका मिला, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा संरक्षणवाद किसे कहते हैं। एक देश राष्ट्र सर्वोपरि होगा, है ना, राष्ट्र सर्वोपरि, अगर राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो फिर बनाओ आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो घूमो फिर साइकिल पर, क्या ट्रेन चलानी, कहाँ से लेगो, ओपेक कंट्री जो होगी, जो तेल बेचती होगी वो तुम्हें तेल देगी, है ना। जब तुम आत्मनिर्भर भारत बनाओगे तो जो पेट्रोल डीजल होगा इन्हें बंद कर दो, क्यों चला रहे हो इन्हें, फिर बनाओ, फिर घूमो, फिर चलो पैदल, क्या दिक्कत कर रहे हो, है ना। क्यों मंगा रहे हो बिजली भूटान से, बंद करो ये सब, है ना। बैठो फिर मोमबत्ती के चांदने में, बनाओ आत्मनिर्भर भारत। कैसे बन जाओगे, ये वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, समझना चाहिए तुम्हें, है ना। तो बताऊंगा आपको जब समझाऊंगा। तो बात कर रहा था, एक सपना हुआ करता था, एक सपना हुआ करता था लोगों का, वो हुआ करता था कि हम जाएंगे अमेरिका जाएंगे। आज एक सपना कि हम अमेरिका से कब आएंगे। आज सपना जो वहाँ फंसे हुए हैं ना अमेरिका के अंदर, इतनी पाबंदी, इन्वायरमेंट बिल्कुल भी क्लीन रहा, है ना। क्यों, 2008 की मंदी के बाद किस तरह जो सरकारें जिस तरह बदलती रही ना लगातार, तो उन्होंने किस तरह संरक्षणवाद को प्रमोट किया, है ना, कि देश सर्वोपरि होगा। जब किसी इंसान के दिलो दिमाग हमें ये छा जाना कि देश सर्वोपरि होगा, तो याद रखना ये ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के नियमों का उल्लंघन होगा, है ना। ऐसा कह सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, उसके नियमों का उल्लंघन होगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, एक थोड़ी समझ विकसित कर रहा हूँ आपको। एक सपना हुआ करता था अमेरिका जाना, इसी समय जिक्र है यहाँ से, है ना। तो जिक्र कर दिया, चर्चाएं चलती रहती है ना, तो जिक्र कर दिया। तो अभी जो हमारे क्रांतिकारी थे ये भी कहाँ गए, अमेरिका। चलिए भाई ये भी अमेरिका पहुँच गए। कॉपी मेटिंग बनाओ नंबर 4 अमेरिका। अमेरिका किसके द्वारा खोजा गया था पता, कोलंबस के द्वारा। वो भारत की खोज में निकला था, लेकिन जा अमेरिका पहुंचा, है ना, उन्होंने अमेरिका खोज दिया। फिर अमेरिका को भी अंग्रेजों ने ना, अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, अंग्रेजों ने यहाँ भी कब्जा किया हुआ था।
अमेरिका के अंदर गए तो यहाँ एक पार्टी की स्थापना हुई है, इनके गदर पार्टी। गदर पार्टी। अमेरिका के अंदर नस्ली भेदभाव ज़्यादा, काले गोरे का जो भेद था वो आज तक भी मिटा नहीं वहाँ, है ना। वे ऐसा मानते हैं जो काले लोग होते हैं ना, ये आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसा मानते हैं। आज भी वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए, लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी स्थापना करती हुआ करती लाला हरदयाल ना, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, और भी नाम बताता हूँ आपको, सोहन सिंह भड़कना, सोहन सिंह भड़कना। अगला नाम लिखो, हरनाम सिंह टूडीलाट, हरनाम सिंह टूडीलाट। जीडी कुमार, तारकनाथ दास, जीडी कुमार के बाद तारकनाथ दास। काशीराम, ये काशीराम भी नहीं है ना, जो SC/ST वाले भी नहीं है। इनका उद्देश्य था भारत में सशस्त्र क्रांति लाना। जो अमेरिका के अंदर गदर पार्टी बनाई गई थी ना, इसका एक ही मकसद था, भारत के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, क्या काम था इसका। इसका एक ही काम था, भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति लाना, इनके पास हथियार उपलब्ध कराना, अस्त्रों की क्रांति ले आना। इस गदर पार्टी का उद्देश्य था, है नहीं, सशस्त्र, भारत में सशस्त्र क्रांति लाना, सशस्त्र भारत में सशस्त्र क्रांति लाना, इसका काम था। चलिए, सैन फ्रांसिस्को में, इसी के समय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का शहर है, सैन फ्रांसिस्को बड़ा अच्छा शहर है। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम खोला गया, युगांतर आश्रम। यहाँ रहो भाई, तुम क्रांतिकारी हो, तुम यहाँ रहो, आश्रम खोला गया। चलिए, और गदर नामक समाचार पत्र निकाला गया। गदर नामक किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा नामक समाचार पत्र निकाला गया। और वो जो गदर नामक समाचार पत्र निकाला गया था ना, ये सबसे पहले उर्दू में निकाला गया, उर्दू में, किसमें? उर्दू में। फिर निकाला गया हिंदी में, उसके बाद निकाला गया गुजराती, उसके बाद निकाला गया गुरुमुखी में। इतनी सारी लैंग्वेज थी। अब आपको बताता हूँ 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, क्या हुआ था, जो रासबिहारी बोस थे ना, रासबिहारी बोस ना, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश किया। मैंने बताया था तुम, सब क्या करते थे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थे भारत के अंदर, सभी, चाहे मुस्लिम लीग हो, छोटी छोटी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, सब न भारत के अंदर जब प्रथम विश्व चल रहा था तो इंग्लैंड को, ब्रिटेन को सपोर्ट किया था कि इन्हें सपोर्ट करो, ये इसके बाद जब जीत के आएंगे ना तो हमें ये स्वराज देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1919 में देखा, जब रोलक टैक्स लाना पड़ा, इन तो परेशानों को रोलक टैक्स लाना पड़ा, क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी जो परेशान हुए, रोलक एक्ट का मतलब कानून बताऊंगा आपको क्या था, सब बताने वाला, इनसे परेशान होकर तो रासबिहारी जो बोस थे उन्होंने तख्ता पलट करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, हालांकि ये प्रयास असफल रहा, है ना। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था ना, ये भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था, इसका एक मकसद था औपनिवेश सत्ता से मुक्ति, लेकिन ये प्रयास ना क्या रहा, असफल रहा। तो आप लिख सकते हो 1916 में रासबिहारी बोस ने ब्रिटिश सत्ता का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। 1916 में रासबिहारी बोस ने नोट में लिख सकते हो 1916 में रासबिहारी बोस ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास असफल रहा। मुझे लगता है कल इसका लास्ट दिन होगा, जो क्रांतिकारी चरण होगा, मुझे लगता है इसका लास्ट दिन होगा। मैं आज के एपिसोड में इतना ही रखता हूँ।
है ना, ज़्यादा हो जाएगा। जितना पढ़ा जाए इतना कवर कीजिए। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा आपने, अमेरिका तक, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, लगभग पूरे देश, पूरी दुनिया में ये संगठन फैल गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार हुआ, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो क्रांतिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किस तरह हुआ, ये अभी आपने आज मेरे संग जाना। कुछ अन्य फैक्ट और तथ्य जानने की कोशिश करूंगा कल की क्लास में। कल सुबह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना रखते हैं, धन्यवाद।